फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम मैथ में संख्या पद्धति पढ़ेंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मैथ में लेसन 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले विषय प्रवेश पढ़ते हैं। विषय प्रवेश में लिखा है, हम पिछली कक्षाओं में अनेक प्रकार की संख्याएं जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के विषय में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम इनको पुनः संस्मरण करते हुए वास्तविक संख्याओं के विषय में पढ़े। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? आपने ये पढ़ा होगा, आप सभी ने इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो चलिए एक बार फिर से पुनः पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। माफ करिएगा, यहाँ पर गिनने लिखा है, गिनने होगा, गिनने। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि आदि बहुत प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 1 से 9 तक की सभी संख्याएं ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 1 11 भी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 12 भी आदि। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या 1 है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। आप करिएगा, यहाँ पे n होगा, एंड नहीं होगा। अतः n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसमें पूर्ण संख्या 0 मिला हुआ है। अतः 1 से 9 तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इसीलिए इसे n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी गणित की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरणार्थ समीकरण x+5 = 5 यानी कि x+5 = 5 पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 5 में 5 x कुछ भी जोड़ने पर 5 ही उपलब्ध है। तो हमें कैसे इसको सत्य करने के लिए ऐसी संख्या की आवश्यकता है जिसमें 5 जोड़ने पर परिणाम 5 ही प्राप्त है, तथा इसे शून्य से प्रदर्शित करते हैं। तो शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इस समीकरण को सरल करने के लिए, सत्यता जांचने के लिए शून्य का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शून्य के अलावा आप कोई भी संख्या 5 में जोड़कर 5 नहीं ला सकते हैं। किसी संख्या में 0 जोड़ने अथवा घटाने पर उसका मान वही रहता है। ये शून्य की विशेषता है कि यदि आप 0 में कुछ भी जोड़ने या घटाएंगे तो उसका मान वही रहेगा। जैसे आपने 0 + 2 जोड़ा तो उसका मान 2 है, लेकिन आपने 0 - 2 जोड़ा तब भी उसका मान -2 घटाया तो भी उसका परिणाम 2 ही होगा। और यदि आपने 0 से किसी भी संख्या को गुणा किया तो भी 0 हो जाएगा। जैसे आपने 0 से 10 को गुणा किया तो 0 होगा, 0 से 1 को गुणा किया तो 0, 0 से 2 को किया तो 0। 0 से आप किसी भी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। किसी संख्या को 0 से भाग देने पर वह संख्या अनंत हो जाता है। यानी कि अगर आपने 0 से किसी संख्या को भाग दिया तो फिर वह पुनः उसका कोई अंत नहीं आता, वह अनंत हो जाता है। शून्य को पूर्ण संख्या माना जाता है, क्योंकि शून्य के अलावा शून्य को अगर हटा दिया जाए
तो सभी संख्या प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या शून्य, माफ करिएगा, यहाँ पर शून्य होगा, शून्य नहीं। शून्य वह प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य प्राकृतिक संख्या दोनों जब मिल जाती है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये सभी सम्मिलित संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या को होल नंबर भी कहा जाता है, इसलिए इसको W से प्रदर्शित करते हैं। ऋण पूर्णांक, यदि किसी बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए तो हमें एक धन पूर्णांक प्राप्त होगा, परंतु यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा धन पूर्णांक घटाते हैं तो हमें प्रतिफल यानी उसका फल माइनस यानी ऋण में प्राप्त होगा। ये उदाहरण के लिए यदि आपने 5 में से 7 को घटाया तो आपके पास ऋण का 2 यानी माइनस का 2 आंसर आएगा। यानी कि बड़े धन पूर्णांक में से छोटे धन पूर्णांक को घटाने पर हमेशा उसका प्रतिफल ऋण पूर्णांक में आता है। तो प्रश्न में लिखा है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पर Q बराबर 0 नहीं है? तो हाँ, 0 अगर नहीं भी है तो 0 बराबर हम 1/2, 0/1, 0/2, 0/3 आदि लिख सकते हैं। जहाँ Q यानी ऊपर का ये जो है अंश P को कहते हैं तथा हर Q को, तो ये हो गया P/Q। तो प्रश्न के अनुसार ये Q बराबर 0 नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 नहीं है, तो हम शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में बदलिए। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए 5/8 है, तो इसे हम Q से P को भाग दे देंगे। तो इसमें P ये है, Q ये है, तो 8 से हम 5 को इस प्रकार भाग दें। आपको पता है कि 8 से 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए दशमलव रख के 0 लगाया। अब बचा शेष 2, फिर से दशमलव लगाएंगे, नहीं दशमलव लगाएंगे, 1 दशमलव से 2 0 बढ़ाया जा सकता। अब शेषफल 4 बचा। अब 0 यहाँ आगे बढ़ाकर यहाँ पर 8 5 सा 40 लिख देंगे तथा इसे काट देंगे तथा हमारा P/Q रूप 625 होगा। तो यह है हमारा आंसर। तो इस प्रकार 9/16 को रख के इस प्रकार हम भाग देंगे, फिर हमारा यह आंसर आएगा 0.5625। तो पहले प्रश्न के अनुसार हमने 9/16 को Q से P को भाग दिया, तो यहाँ पर Q 16 है तथा P 9 है। दशमलव लगाया क्योंकि 9 कम है 16 से, अतः दशमलव लगा के 16 × 80, फिर 16 × 96, फिर हमने भाग दिया। इसी प्रकार भाजन क्रिया करते करते शेषफल 0 आया, फिर हमारा भागफल आंसर यह आया। अन्य प्रकार के प्रश्न भी कर सकते हैं यह।